हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 6 की साइंस की, और जैसा कि हम इसमें क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे हैं अपने चैप्टर्स का। तो आज के सेशन में भी वही करेंगे। लास्ट सेशन में चैप्टर 3 का रिवीजन कंप्लीट हुआ था। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो कि आपका क्या है, सॉर्टिंग मटीरियल। चैप्टर 4 जो कि आपका है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप, ठीक है, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। चैप्टर 4 है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। ओके, नोट करेंगे। तो बच्चे, वस्तुओं के समूह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहली बात, समूह बनाना क्या होता है? जब आप किन्हीं भी चीजों का समूह बना रहे हो, यानी कि उनमें कुछ तो समानताएं होंगी जिनके कारण से आप उनको एक कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है, एक वर्ग में रख रहे हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जब सामान लाते हैं मार्केट से तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का सामान लाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ खाने की चीजें होती हैं, कुछ सफाई की होती है, कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं आपके। तो आप सबको क्या करते हो, अलग अलग जगह रखते हैं, ठीक है, अलग अलग शेल्फ पे रखते हैं या अलमीरा के अलग अलग जो पार्ट्स होंगे वहां पर रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, समूह बनाते हैं। और वो समूह आप किस प्रकार बना रहे हैं कि किचन का सामान अलग जाएगा, बेडरूम का अलग जाएगा, आपका ड्राइंग रूम का अलग जाएगा। तो आप समूह बना रहे हो चीजों का, और उनमें क्या है, कुछ तो समानता है। यानी कि अगर खाने की चीजें हैं तो उनमें एक समानता है कि वो सब खाने में यूज आएंगी या खाना बनाने में यूज आएंगी। तो ये समानताएं हैं। कुछ समानताओं के कारण आप सामान को एक वर्ग में रख रहे हैं, ठीक है, या एक ग्रुप में रख रहे हैं। वहीं पर उन सभी सामान में या सभी आइटम्स में कुछ तो भिन्नता है जिनके कारण आप उनको अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स आप कहते हैं कि इनको हम कच्चा ही खा लेंगे, या फिर इनको पकाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उनको एक कैटेगरी में रखते हो, और दूसरे को आप सब्जियों को आप अलग कैटेगरी में रखते हो, क्योंकि आप उनको पका करके एक रेसिपी उनकी बना करके, एक डिश बना करके फिर आप उनको क्या करेंगे, खाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, खाने की वस्तुओं का भी क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पदार्थों को, जिन पदार्थ के बारे में या वस्तुओं के बारे में आप पढ़ेंगे, उन वस्तुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं या आप अलग अलग बांट रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सबसे पहले वर्गीकरण क्या है, ठीक है। जब आप वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अलग अलग सपोज चीजें हैं, जैसे तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं, ठीक है। चीजों से आप समझ रहे हैं, जैसे आम, अनार, गाय, अमरूद, पीपल, बकरी, शेर, हिरण, बरगद, शीशम। तो आपको लग रहा है कि ये क्या है, कुछ पेड़ पेड़ हैं और कुछ क्या है, आपके जानवरों के नाम है, ठीक है। तो जब भी कैटेगराइज करने की बात होगी, क्लासिफिकेशन की बात होगी, तो इनकी समानता के आधार पर एक वर्ग में आप उन चीजों को रखते हैं जो जिनमें की समानता आपको देखने को मिलती है। तो समानता आपको किस किस में देखने को मिल रही है? आम हो गया, अनार है, ये एक कैटेगरी में आ सकते हैं, अमरूद, पीपल, आपका बरगद, शीशम, ये सब एक कैटेगरी में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे पादपों से रिलेट करते हैं, प्लांट से या फिर ट्रीज से, ठीक है, यानी कि पेड़ों की कैटेगरी में है। दूसरी तरफ
जो हमारे बाकी बचे हुए हैं, गाय, बकरी, हिरन हो गया, शेर हो गया, ये सब किससे रिलेट करते हैं? आपके एनिमल्स से, यानी कि जानवरों से। तो अभी क्लासिफिकेशन क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो गया कि जो भी आपके पास सामान है या चीजें हैं, जो भी आपके पास आइटम्स है, उनको आप उनकी समानता के आधार पर वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कितने वर्ग बनाए? हमने 2 वर्ग बनाए। एक हमने पादप वर्ग बनाया और दूसरा हमने जंतु वर्ग बनाया। ओके, ये 4 आपके जंतु वर्ग में आ गए और बाकी के जो ये 6 बच रखे हैं, जिनको मैंने ग्रीन से आउटलाइन किया है, वो क्या हो सकते हैं? वो आपके पादप वर्ग में आ गए। ठीक है, तो 6 आपके पादप वर्ग में आ गए और 4 आपके जंतु वर्ग में आ गए, इस प्रकार से। तो आपने क्या किया? आपने ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बनाए। समझ रहे हैं बच्चों? आपके पास बहुत सारी चीजें थी और उन चीजों से आपने क्या किया? ग्रुप बनाए, यानी वर्ग बनाए। और वर्ग किस प्रकार से बनाए? उनकी समानता के आधार पर। ठीक है, तो समानता के आधार पर किन्हीं भी आइटम्स को या सामान को, वस्तुओं को आपका ग्रुप बनाना या वर्गों में विभाजन करना ही क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक समान वस्तुओं को एक वर्ग में रखना ही क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? इनमें से जो एक जैसी थी उनको एक साथ रखा, तो हमने क्लासिफाई किया, यानी कि उनको वर्गीकृत किया। समझ रहे हैं? ये वर्गीकरण आवश्यक क्यों है? वर्गीकरण आवश्यक होता है आपका स्टडी करने के लिए, यानी हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसमें आसानी हो, इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं। यानी कि इतनी सारी चीजों को अगर हम अलग अलग एक एक करके तो नहीं पढ़ सकते हैं ना सबके बारे में, तो हमने क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। एक पादप वर्ग बना दिया, एक जंतु वर्ग बना दिया। फिर हमने क्या किया? पादपों की कैरेक्टरिस्टिक एक समान थी, गुण एक समान थे, और आपके जंतुओं के कैरेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज एक समान थी, तो हमने उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। सेम केमिस्ट्री में भी आप क्या करते हैं? वस्तुओं को या पदार्थों को क्लासिफाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनमें क्या क्या गुण है उसके आधार पर। ओके, चलिए, तो ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ओके, एक समान वस्तुओं के वर्ग बनाना, या आप क्या कह सकते हैं? उनको एक साथ रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ओके, चलिए नोट करिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट है आपका, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक मटेरियल। ओके, क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है बच्चों? क्लासिफिकेशन किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल यानी कि कोई खास वस्तु है उसको पहचानने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे वर्गीकरण किसी वस्तु की पहचान के लिए आवश्यक है। ओके, तो किसी भी वस्तु की पहचान करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम वो पर्टिकुलर क्लास देख लेंगे, यानी वर्ग देख लेंगे जिसमें वो जो भी आपका आइटम है या मटेरियल है वो बिलोंग करता है या आता है। उस वर्ग को देख लेंगे तो हमें इजीली उसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से, जैसे हमने क्या बोला, अगर सपोज बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपको आम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? जो आपने 2 वर्ग बनाए थे उनमें से पादप वर्ग में जाएंगे डायरेक्ट। तो वर्गीकरण इसीलिए आवश्यक है ताकि आप जिस भी मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमने पेड़ों का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप जिस भी मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं,
उसके बारे में आपको एकदम से मतलब जल्दी से आपको उसके बारे में पता लग सके, आपको बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े, ठीक है ना। देन हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का आपको एक व्यवस्थित ज्ञान मिल सके, इसीलिए भी क्या आपका आवश्यक है, क्लासिफिकेशन आवश्यक है, ठीक है ना। वस्तुओं के व्यवस्थित ज्ञान के लिए, ठीक है, इसके लिए भी आपका क्लासिफिकेशन आवश्यक है। पदार्थ को अगर आप अलग अलग क्लासेस में नहीं डालेंगे उसको, या फिर किसी भी वस्तुओं को जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं उनको अलग अलग क्लासेस में नहीं डालेंगे, तो आपको एक व्यवस्थित अध्ययन नहीं मिल पाएगा, सिस्टमैटिक नॉलेज किसी भी चीज के बारे में नहीं मिल पाएगा। अगर आप क्लासिफाई कर देते हैं उनको, तो आफ्टर क्लासिफिकेशन आपके पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है किसी भी चीज के बारे में। ओके, तो ये आवश्यक है किसी भी चीज को क्लासिफाई करना। ओके, have a general idea about all the members of group and know the member of group differ from those of other group, ठीक है। आपने क्या कहा, आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है, जनरल आइडिया यानी एक सामान्य विचार आपके मन में आ जाता है कोई भी एक वर्ग को लेकर। जैसे आपने पादप वर्ग के बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में सामान्य आइडिया क्या होगा कि ये सारे कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, एक जगह पे होते सारे सजीव है, वहीं पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, हरे दिखते हैं सारे आपको, ठीक है। इनमें फूल पत्ती आपके बीज होते हैं और जड़ होता है, तना होता है, ये सारा, तो इनके बारे में एक जनरल आइडिया, ये सभी पेड़ों में पाया जाएगा, सभी पादपों में पाया जाएगा, तो एक जनरल आइडिया आ गया उस पादप वर्ग के बारे में, ठीक है। सेम जंतु वर्ग की बात करेंगे तो ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना, अपना खाना स्वयं नहीं बना रहे हैं, भोजन के लिए किसी ना किसी पर आपका निर्भरता है, पेड़ों पे होगी या अन्य जानवरों पे होगी, ठीक है ना। और आप श्वसन की बात करते हैं, इस प्रकार से उनके डाइजेशन की बात करते हैं, तो कुछ समानता जंतु वर्ग के सारे जितने भी उसमें स्पीशीज आ रहे हैं, या फिर आपके जितने भी वहां पर जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लास के, ठीक है ना, तो उन सभी में आपको कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। तो यानी कि आपको क्या हो रहा है, आपको एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि एक सामान्य जो वर्ग की पहचान है वो किन गुणों के कारण हो रही है, तो वो वर्ग के बारे में आपको एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि पादप वर्ग यानी पेड़ों से रिलेटेड है, जंतु वर्ग यानी कि जितने भी जानवर है उनसे रिलेटेड है, और बाकी जो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो एक जनरल आइडिया है, वो सभी मेंबर्स उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, ये होता है। इसके अलावा एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप, यानी कि एक और चीज आपको क्या जानने को मिलती है कि पादप वर्ग जो है आपका वो जंतु वर्ग से किस प्रकार से भिन्न है, तो भिन्नता भी आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन में देखने को मिलती है। हमने कहा पादप वर्ग एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, लेकिन जंतुओं का ऐसा नहीं है, वो स्थिर नहीं रहते, वो तो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं इधर उधर। वहीं पर पादप वर्ग अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात आपने की, जबकि जंतु वर्ग भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है। तो क्योंकि आपने क्लासिफाई कर दिया है, अभी वर्गीकृत आपने कर लिया है सभी को आपस में, इस वजह से आप दोनों ग्रुप में यानी दोनों वर्ग में क्या दिखा पा रहे हैं, भिन्नता दिखा पा रहे हैं। तो एक वर्ग के बारे में आपको एक सामान्य विचार या सामान्य ज्ञान मिल जाता है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि जो वर्ग दो वर्ग हैं या जो वर्ग आपने अलग अलग बनाए हैं उनमें भिन्नता भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। एक वर्ग के सामान्य गुणों या विशेषताओं का ज्ञान तथा वर्गों में भिन्नता का ज्ञान या पहचान आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक ही वर्ग के गुणों के बारे में भी सीख सकते हैं, और अलग अलग वर्ग जब आप बना रहे हैं तो उनमें भिन्नता भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, चलिए नोट करिए।
चलिए, एग्जाम्पल आपने बहुत बेसिक लिया है प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। हम यहाँ पर मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जितनी भी मटेरियल्स क्या होती हैं, आप कोई वस्तु देख रहे हैं, ये पेन है सपोज, ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, ये वस्तु किस चीज से मिलकर के बनी हुई है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका पदार्थ होगा या उसको आप पदार्थ कहेंगे, समझ रहे हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेर रही है, जिसमें द्रव्यमान है, वो सारी पदार्थ की श्रेणी में आती है, ठीक है। स्थान घेरने से क्या तात्पर्य है, जैसे आपने बॉक्स के अंदर इस पेन को रख लिया, तो इसने कुछ ना कुछ जगह वहां पर क्या की है, कवर की है, ठीक है। तो हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, यानी यूनिवर्स की बात करते हैं कि वहां पर कोई ना कोई स्थान जब वस्तु घेर रही है, दैट मीन्स कि उसमें वॉल्यूम है, ठीक है, यानी आयतन है, उसमें वो आयतन घेर रही है। और साथ ही उसमें क्या है, मास है या द्रव्यमान है। जब इसको आप वेइंग मशीन में रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान आएगा, ठीक है। तो वो दोनों चीजें हैं इसमें। इसके बाद ये पदार्थ की श्रेणी में आ जाता है। आप कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिसे आप देख रहे हैं, उसमें देखने पर क्या क्या गुण आपको दिखते हैं, या फिर उसमें क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, या पदार्थ के गुण, या वस्तुओं के गुण, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ के गुणों की बात होगी यहाँ पर। क्या क्या आपको गुण दिख रहे हैं किसी भी पदार्थ को जब आप देख रहे हैं या वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। मैंने इस पेन को देखा है, तो सबसे पहले जब हम किसी भी वस्तु के संपर्क में आएंगे तो सबसे पहले हमारी नजरें उनको देखती हैं, ठीक है। टच हम बाद में करते हैं, दूर से ही हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखने में हमें क्या लग रहा है, लस्टर, यानी अपीयरेंस, अपीयरेंस उसका कैसा है, समझ रहे हैं। यानी कि वो देखने में कैसी है, क्या उसमें किसी प्रकार की चमक है, चमकदार है वो, या फिर चमकदार नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप गोल्ड का कोई ज्वेलरी देख रहे हैं, तो वो कैसी होती है, वो बहुत चमकदार होती है, ठीक है ना। वहीं पर अगर आप कोयले को देखते हो तो कोयला चमकदार नहीं होता है। आप प्लास्टिक को देख रहे हैं तो वो चमकदार नहीं है। शाइन अलग चीज होती है कि उस पर पॉलिश कर दी गई है, लेकिन जो नेचुरल उनका अपीयरेंस है, ठीक है, जो प्रकृति से उनको मिला है, हम उसकी बात करेंगे। गोल्ड नेचुरली भी क्या करेगा, आपका शाइन करेगा। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, वो शाइन करेगा। आयरन की बात करते हैं, वो भी शाइन करता है। जिंक की बात करते हैं, वो शाइन करता है। तो लस्टर एक अजीब सी या एक अलग प्रकार का गुण है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं कि वो चमकदार है, उनकी सतह कैसी है, चमकदार है, जो हमने एक कैटेगरी में रखी। दूसरा हम कह रहे हैं कुछ वस्तुएं ऐसी है जो चमकदार नहीं है, जिनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं है। तो हमने एक गुण देख लिया है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हमने कहा कि हम कुछ वस्तुओं को चमकदार कहेंगे और कुछ वस्तुओं को कैसी कहेंगे कि ये चमकदार नहीं है। तो चमक के आधार पर, या आप क्या कहेंगे, अपीयरेंस के आधार पर, वो यानी कि वो दिखने में कैसे हैं, ठीक है, आउटर अपीयरेंस कैसा है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। एक गुण आपका ये हो गया कि कुछ वस्तुएं जिनमें चमक होगी और कुछ में चमक नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपकी दो क्लासेस बन जाएंगी। एक आपके क्या होंगे, जो चमकदार होंगे, और दूसरा कैसे होंगे, जिनमें चमक नहीं होगी। सो यू मे नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन, दैट इज दे हैव अ लस्टर, ओके। आपने नोटिस किया होगा कि कई वस्तुओं में चमक होती है, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें चमक होती है, और जिनमें चमक होती है उनको क्या कहा जाता है, दे हैव अ लस्टर। उनमें क्या है, एक प्रकार की अलग चमक है, ठीक है, जो चमकते हैं। Materials that shine are called lustrous and those which do not are called non-lustrous, ठीक है। जिनमें एक अलग प्रकार की चमक है उनको लस्ट्रस कहा जा रहा है, और जिनमें चमक नहीं है उनको क्या कहा जा रहा है, नॉन लस्ट्रस कहा जा रहा है, ओके। तो इस प्रकार से उनके चमक के आधार पर हमने दो क्लास बनाई, कौन कौन सी, एक लस्ट्रस की और दूसरा नॉन लस्ट्रस की, ओके। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो दो ग्रुप आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आप एक आपकी चमकदार आ गई, और एक को आप क्या कहेंगे, गैर चमकदार बोल सकते हैं, आभा आप इसे कहते हैं, ओके। एक आभा युक्त होती हैं और एक में आभा नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी बात कर ली हमने कि अपीयरेंस, देखने में अगर आपको शाइनी लग रहे हैं तो वो चमकदार हैं, यानी कि कैसे हैं, लस्ट्रस हैं। और अगर उनमें शाइन नहीं है, वो डल है अगर दिखने में,
तो उनको क्या कहा जाएगा, गैर चमकदार यानी कि नॉन लस्ट्रस कहा जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये एक प्रॉपर्टी हो गई जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को अलग अलग वर्गीकृत कर लेंगे। तो बहुत सारी वस्तुएं आपने एक साथ ले ली हैं, उनमें से आप क्या करेंगे, छांटेंगे कि कौन सी वस्तु चमक रही है और कौन सी वस्तु नहीं चमक रही है। चमकने से क्या तात्पर्य है, चमकने से तात्पर्य है कि उसके अंदर से एक ग्लो टाइप का आपको दिखेगा, शाइनी उनकी सरफेस होगी, ठीक है। तो उसको आप क्या कहेंगे, लस्ट्रस कहेंगे, और जिसमें नहीं होगी उसको नॉन लस्ट्रस कहेंगे, ठीक है। ऑल मेटेलिक सब्सटेंसेस एग्जाम्पल मटीरियल यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, कटलरी, वाटर टैप्स, डोर हैंडल्स, फ्लावर वासेस आर लस्ट्रस, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ऑल मेटेलिक सब्सटेंसेस यानी कि जितने भी धात्विक पदार्थ हैं, सभी धात्विक वस्तुएं, ठीक है, यानी कि जो धातु से बनी हुई है। अब धातु कौन कौन सी हैं आपकी, आपका लोहा हो गया, आपका सोना हो गया, आप पीतल, आपका तांबा हो गया, ठीक है, पीतल आपका अलॉय में आता है, मिश्र धातु में। इसके अलावा आपका जिंक हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किस में आती हैं, ये सारे आपके धातुओं में आते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं जो जो चीजें धातुओं से मिलकर के आपकी बनी हुई है, मिश्र धातुओं से बनी हुई चीजों में भी चमक होती है, तो वो सारे कैसे हैं, वो सारे लस्ट्रस हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, ऐसा पदार्थ जो किसको बनाने में यूज हो रहा है, ज्वेलरी में, ठीक है। आपने जितने भी गहने देखे हैं, ऑर्नामेंट्स जिनकी आप बात करते हैं, वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। तो उनमें जितनी चीजें यूज हुई हैं सब में एक लक्ष्य है, ठीक है। यूटेंसिल्स, बर्तन जितने भी आपने देखे हैं वो चमकदार होते हैं, तो उनमें मेटल का यूज हुआ है। कटलरी हो गई आपकी, ठीक है, जितने भी आपकी कटलरी यूज में आती है वो सारे कैसे होते हैं, चमकदार होती है, चमकती हैं। वाटर टैप्स हो गए, ठीक है, वाटर टैप्स भी आपके कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। डोर हैंडल्स यानी दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो भी मेटल के बने हुए हैं। फ्लावर वेसेस, ये सारे क्या होते हैं आपके, चमकदार होते हैं, ठीक है। आर लस्ट्रस, ये कैसे हैं, सभी धात्विक वस्तुएं चमकदार होती हैं, ओके। On exposure to the air, most metal lose their luster in the course of time. We then say that the metal is tarnished. Okay? क्या हो जाता है, कुछ समय बाद धातुएं जो होती हैं वो अपना वो शाइन जो होता है, यानी कि वो जो चमक है, लस्टर है, उसको खो देती हैं, और फिर आप क्या कहते हैं, देन द मेटल इज टार्निश्ड, वो क्या हो गया है, खराब हो गया है, या फिर संक्षारित हो गया, उस पर जंग लग गया है, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आप यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे की कोई बहुत नई वस्तु आई है, वो बहुत चमकदार दिखती है, कुछ समय बाद किसके, हवा के एक्सपोजर में वो आएगा, यानी हवा यानी ऑक्सीजन आप बोलते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, और साथ में मॉइस्चर का बात भी आप कहीं पर करते हैं, जैसे कि नमी अगर वहां पर है तो उनके कारण से क्या हो जाती है, वो सारे मेटेलिक जो सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे अपनी जो शाइन है उसको खोने लगते हैं, फिर आप क्या कहते हैं, दैट मेटल इज टार्निश्ड, ठीक है। मेटल क्या हो गया, टार्निश्ड हो गया या फिर संक्षारित हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे हवा यानी ऑक्सीजन, ओके, व नमी यानी H2O वाटर के संपर्क में आने पर धातु अपनी चमक खो देते हैं, इसे संक्षारण भी कहा जाता है, ओके। जिसके लिए आप कोरोजन वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। और जंग लगने के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, रस्ट यूज करते हैं। जंग यानी कि रस्ट, एक जंग की परत आपके लोहे की ऊपर आ जाएगी, यानी किसी भी लोहे का एग्जांपल ले रहे हैं, यानी किसी भी धातु के ऊपर आ जाएगी तो उसको रस्ट कहा जाता है, ओके।
तो इस प्रकार से हमने लस्टर के बारे में पढ़ा। लस्टर क्या है? आपका शाइन है, यानी कि चमक है जो कुछ पदार्थों में आपको देखने को मिल रही है, और मुख्य रूप से आपको धातु की जितने भी वस्तुएं हैं, धातु से बनी हुई हैं जो, उन सभी में ये चमक देखने को मिल रही है। और आप कहते हैं कि हवा और नमी यानी कि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने पर, बार बार संपर्क में आने से जो धातु हैं या फिर जो धात्विक वस्तुएं हैं वो अपनी चमक खो देते हैं, जिसे आप संक्षारण कहते हैं या उस पर जंग लगना भी कहते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता क्या है? आपके आगे कोई भी चीज है सपोज, तो उससे आपको आर पार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, सामान्य भाषा में ही हो जाएगा। और आप क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश आर पार जा रहा है उसको पारदर्शी कहा जाएगा, जिससे बहुत कम मात्रा में प्रकाश आर पार जा रहा है उसको आप अल्प पारदर्शी कहेंगे, और जिससे प्रकाश आर पार जा ही नहीं रहा है आप कहेंगे कि इधर से प्रकाश आया और टकरा करके वापिस चला गया, या फिर उसने इधर गमन किया ही नहीं, तो उसको आप क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो इस प्रकार आप पदार्थों का क्या करेंगे? अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। किस आधार पर करेंगे? उनकी पारदर्शिता के आधार पर। यानी आपने कांच ले लिया है, आपने गत्ते की एक शीट ले ली है, आपने बटर पेपर ले लिया है, तो आपने कहा ये तीनों को हम अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखेंगे? ठीक है, जब आप लस्टर की बात कर रहे थे उसके अलावा इनमें कौन सी भिन्नता आपको देखने को मिल रही है? आपने कहा कांच जिस पर की किसी भी प्रकार की पॉलिश नहीं है वो कैसा है? पारदर्शी है, उससे मुझे आर पार एकदम से दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? इसके अलावा जब आप बटर पेपर की बात करते हैं तो बटर पेपर कैसा होता है? अल्प पारदर्शी होता है, यानी उससे आपको हल्का हल्का आर पार दिखाई देता है। कागज की कोई शीट लीजिए, उस पर थोड़ा ऑयल लगाइए, फिर आपको क्या दिखता है? उससे आपको थोड़ा आर पार दिखाई देगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? अल्प पारदर्शी कहेंगे। अपारदर्शी कौन सा हो जाएगा? अपारदर्शी वो हो जाएगा जिसको आपने गत्ते की शीट कहा है जैसे, ठीक है, तो उससे आपको, कार्डबोर्ड है जैसे, तो उससे आपको आर पार दिखाई नहीं देता है, तो वो कैसा हो गया? अपारदर्शी, उससे प्रकाश गमन ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर हमने 3 वर्ग बनाए। पहला आपका क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी पारदर्शी वस्तुएं या पदार्थ जिन्हें आप कह रहे हैं। दूसरा आपका क्या है? ओपेक मटेरियल्स, यानी कि अपारदर्शी जिन्हें आप कह रहे हैं। और तीसरा आपका क्या है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, यानी अल्प पारदर्शी। अल्प मतलब क्या होता है? कम, और पारदर्शी आपको पता है, ठीक है, यानी जिससे आपको कम दिखाई दे रहा है, यानी जिससे बहुत कम मात्रा में प्रकाश गमन कर रहा है दूसरी तरफ। ओके, सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स एग्जांपल ग्लास हो गया, कांच हो गया, एंड सब प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को दूसरी तरफ को गमन करने देते हैं, दूसरी साइड को जाने देते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। अपारदर्शी कौन से हो गए? जैसे वुड हो गया यानी लकड़ी हो गई, एंड कार्डबोर्ड जैसे गत्ता। मैंने अच्छी मटेरियल्स कौन से हो गए? जैसे लकड़ी मैंने आपको बोला, कार्डबोर्ड आपको बताया। दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, ये अलाउ नहीं कर दे, ये अपने में से प्रकाश को गमन नहीं करने देते। ठीक है, यानी अगर आपके आगे कोई लकड़ी की शीट है या फिर आप कार्डबोर्ड की बात कर रहे हैं जैसे वो है, तो उससे आपको आर पार दिखाई नहीं देता। समझ रहे हैं? देन थर्ड है आपका ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल या अल्प पारदर्शी जिन्हें आप कह रहे हैं। अल्प पारदर्शी कौन सा हो गया है? जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास हो गए, ऑयल पेपर हो गया। फ्रॉस्टेड ग्लास आता है जिसके कि आर पार आपको बहुत हल्का दिखाई देता है, या फिर आपने क्या कहा? ऑयल पेपर, यानी कि ऐसा पेपर जिसमें ऑयल लगा हुआ है, उससे भी आपको हल्का हल्का आर पार दिखाई देता है, यानी कुछ मात्रा में प्रकाश वहां पर क्या कर रहा है? जा रहा है। तो अलाउ सम ऑफ लाइट, यानी जो उस पे गिरने वाला जो प्रकाश है उसको पूर्ण रूप से वो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी मात्रा में उसको क्या करने दे रहा है? ट्रैवल करने दे रहा है। इसी को आप क्या कहते हैं बच्चे? अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, और दो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़े जिनके आधार पर आप मटेरियल को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि पहला आपने लस्टर की बात की, दूसरा हमने ट्रांसपेरेंसी की बात की है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन आप लोगों का होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।